नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ प्राथमिक चिकित्सा एवं कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन CPR। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी प्राथमिक चिकित्सा और CPR के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा क्या है, देखिए। प्राथमिक चिकित्सा डॉक्टर के पास ले जाने से पहले दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को जो सहायता दी जाती है, जो चिकित्सा दी जाती है, उसको हम प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उपचार कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा को अंग्रेजी में हम फर्स्ट एड कहते हैं और प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य होता है जीवन की रक्षा करना। जीवन की रक्षा करना। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? प्राथमिक चिकित्सा दुर्घटना वाले स्थान पर तुरंत दी जाती है और ये स्थान कुछ भी हो सकता है। ये घर हो सकता है, सड़क, पार्क, कार्यस्थल, कोई फैक्ट्री, कहीं दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। तो उस दुर्घटना वाले स्थान पर डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो वहां दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को जो चिकित्सा दी जा रही है उसको प्राथमिक चिकित्सा की संज्ञा देंगे। अब जिन लोगों को प्राथमिक चिकित्सा हेतु ट्रेनिंग दी जाती है या प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं प्राथमिक चिकित्सक। और प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य इलाज करना नहीं होता। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य इलाज करना है, बल्कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य होता है कि जब तक इलाज उपलब्ध हो तब तक जो विक्टिम है, जो सफरिंग पीपल है, जो व्यक्ति है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, वो सरवाइव करे, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। जब तक कि उस व्यक्ति तक उपचार नहीं पहुंच जाता तब तक वह सुरक्षित रहे और आरामदायक स्थिति में रहे, सरवाइव करने के उसके चांसेस बढ़ जाएं। तो उसके लिए जो चिकित्सा प्रदान की जाती है वो प्राथमिक चिकित्सा है। तो हम प्राथमिक चिकित्सा को इलाज कतई नहीं कहेंगे। ये इलाज नहीं है। यह जो है, इसका उद्देश्य है जीवन की रक्षा करना। ये आगे हम चर्चा करते हैं प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत क्या हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा के जो सिद्धांत हैं उनको 6P से समझा जा सकता है। 6P है हमारे सामने। ये P: प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट द कंडीशन वर्सनिंग, प्रोटेक्ट द अनकॉन्शियसनेस, प्रमोट रिकवरी, पेन रिलीफ एंड प्रोवाइड सेफ ट्रांसपोर्टेशन। तो दीज आर 6P's। ये 6P हैं। ये जो है ये प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं। तो ये प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहला प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत है जीवन की रक्षा करें। तो जो भी ग्रसित व्यक्ति है, चाहे वह रोगी हो, चाहे वह घायल हो, उस पहले हम यह सुनिश्चित करें कि उसका जीवन किसी भी तरीके से बच जाए। यह प्राथमिक चिकित्सा का पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है स्थिति को बिगड़ने से रोक, प्रिवेंट द कंडीशन वर्सनिंग। स्थिति और ज्यादा भयावह न। इसका उदाहरण मैं दूंगी, जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, जो व्यक्ति है, जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, उसकी ब्लीडिंग हो रही है, तो हमारा या प्राथमिक चिकित्सा का कार्य क्या होगा? यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा का कार्य होगा कि किसी भी तरीके से ब्लीडिंग को रोका जाए, क्योंकि अगर लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी तो कई बार व्यक्ति एक्सीडेंट के कारण नहीं बल्कि ब्लड लॉस होने के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो यहाँ हमारा जो दूसरा सिद्धांत है वो है प्रिवेंट द कंडीशन वर्सनिंग। स्थिति को ज्यादा बिगड़ने से रोका जाए। तीसरा इसका जो सिद्धांत है वह है मूर्छा को रोकना, बेहोशी को रोकना, प्रोटेक्ट द अनकॉन्शियस। यहाँ कोशिश ये करनी है कि जो सफरिंग व्यक्ति है, जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, या जो घायल व्यक्ति है, या जो रोगी व्यक्ति है, वो चेतन अवस्था में रहे, कॉन्शियस स्टेट में, अनकॉन्शियस ना हो पाए। क्योंकि अगर अनकॉन्शियस होता है तो उसके जीवन को सरवाइव करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो कोशिश यहाँ ये करनी है, एक प्राथमिक चिकित्सक को ये कोशिश करनी है कि किसी भी तरीके से व्यक्ति जो है वो बेहोशी की स्थिति में ना आए, और अगर बेहोश है
तो उसको चेतना में लाने की प्रयास करना, उसको कॉन्शियस करने की कोशिश करनी है। इसका चौथा सिद्धांत है हालत में सुधार लाना, प्रमोट रिकवरी। जो दुर्घटनाग्रस्त स्थान है वहां पर जो सफरिंग व्यक्ति है, जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, प्राथमिक चिकित्सक को यह भी चाहिए कि वो उसकी रिकवरी को प्रमोट करे, हालत में सुधार लाने की कोशिश करे। जैसे अगर बेहोश है तो पानी के छींटे मारकर या प्राथमिक उपचार के द्वारा सीपीआर भी दिया जा सकता है इसमें। तो वहां वो कोशिश करे कि वो जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसकी हालत में सुधार आए। इसका पांचवा सिद्धांत 5P है, वो है पेन रिलीफ, दर्द में राहत। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अगर कहीं चोट लगी है और उसको दर्द हो रहा है, घायल है, उसे दर्द हो रहा है, तो उसको इस पोजीशन में लेके जाना है कि जिससे उसको दर्द में आराम मिले। तो ये प्राथमिक चिकित्सक का पांचवा सिद्धांत है, प्राथमिक चिकित्सक को ध्यान रखना है, वो है दर्द में राहत। और उसके बाद एक छठा और अंतिम इसका सिद्धांत है सुरक्षित पहुंचाना, प्रोवाइड सेफ ट्रांसपोर्टेशन। सेफ ट्रांसपोर्टेशन का अर्थ है कि जो दुर्घटनाग्रस्त स्थान है, जहां दुर्घटना हुई है, दुर्घटना अलग अलग तरीके की हो सकती है, जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया या आग लग गई, कोई प्राकृतिक आपदा, भूकंप, किसी भी तरीके की दुर्घटना हो सकती है। तो वहां से जो सफरिंग पीपल है, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य भी प्राथमिक चिकित्सा का होता है। तो यह भी प्राथमिक चिकित्सा को सिद्धांत इस बात का ध्यान रखना है कि वो सेफली जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसको सेफली सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। तो यह इसका छठा सिद्धांत है। तो इस प्रकार से प्राथमिक चिकित्सा के 6 सिद्धांत 6P के द्वारा स्पष्ट किए गए। अब इसके आगे हम बात करेंगे प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत के ऊपर ही। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने इंडियन फर्स्ट एड मैनुअल 2016 के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा के निम्न 4 सिद्धांत बताए हैं। पहला उन्होंने बताया जीवन को संरक्षित करना, प्रिजर्व करना, सुरक्षा देना, जिसको हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हमें यहाँ पे अगर ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति को कुछ ऐसा, इसके लिए जीवन को संरक्षित करने के लिए सीपीआर का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है कि जब व्यक्ति बेहोशी की स्थिति में हो, सांस नहीं ले रहा है, ब्रीदिंग रुकी हुई है, उस समय सीपीआर का प्रयोग करके जीवन को बचाया जा सकता है। इसको हम आगे चर्चा करेंगे। स्थिति को बिगड़ने से रोका जाए, अगर कोई ऐसी स्थिति है, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि एक्सीडेंट हो गया है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो प्राथमिक चिकित्सक को चाहिए कि सबसे पहले खून का बहाव को रोके, जिससे कि जो व्यक्ति है वो खून की कमी होने के कारण उसकी जान को कोई खतरा ना हो। रिकवरी को बढ़ावा देना इस तरीके से करना है कि प्राथमिक चिकित्सक को इस बात का ध्यान रखना है, इस सिद्धांत का ध्यान रखना है कि रिकवरी रेट बढ़े, जो भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसकी हालत में सुधार हो, उसकी रिकवरी बढ़े। निकटतम स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने में मदद कर। तो ये सेफ ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है कि जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसको दुर्घटना वाले स्थान से सुरक्षित स्थान पर आरामदायक तरीके से पहुंचाना भी प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने इन 4 सिद्धांत को 2016 के इंडियन फर्स्ट एड मैनुअल में प्रकाशित किया था। आगे हम प्राथमिक चिकित्सा में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आ रहे हैं, वो है कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन, सीपीआर। सीपीआर प्राथमिक चिकित्सा का जो पहला सिद्धांत है, जीवन को सुरक्षित करना, जीवन को प्रिजर्व करना, प्रिवेंट करना, तो उसके लिए सीपीआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। सीपीआर क्या है देखिए, सीपीआर का मतलब है कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन। इसमें कार्डियो का अर्थ होता है हृदय, पल्मोनरी का अर्थ होता है फेफड़े, और रेसिस्टेशन का अर्थ होता है टू रिवाइव। तो हार्ट और लंग्स को यह टेक्निक का प्रयोग हार्ट और लंग्स पर किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति सरवाइव कर जाए अपने जीवन में। यह भी एक तरह की प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड है। जब किसी पीड़ित को सांस लेने में दिक्कत हो या फिर वो सांस न ले पा रहा हो और बेहोश हो जाए, तो सीपीआर से उसकी जान बचाई जा सकती है।
बिजली का झटका लगने पर, पानी में डूबने पर, दम घुटने पर सीपीआर से पीड़ित को आराम पहुंचाया जा सकता है। हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ने पर भी सबसे पहले समय पर सीपीआर दे दिया जाए तो पीड़ित की जान बचाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो सीपीआर एक ऐसी टेक्निक है जो लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये था कि सीपीआर क्या है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि सीपीआर टेक्निक कैसे अप्लाई करनी है और कैसे हम ये सुनिश्चित करें कि यहाँ सीपीआर की आवश्यकता है। तो इसके लिए रिमेंबर DRABC, इसके लिए एक फॉर्मूला है ये DRABC एंड सेव लाइफ। तो DRABC क्या स्टैंड कर रहा है, देखिए D यहाँ डेंजर को दिखा रहा है, B रेस्पॉन्स को, A एयरवे, B ब्रीदिंग और C सर्कुलेशन को दिखा रहा है। यहाँ D डेंजर यानी खतरा, प्राथमिक चिकित्सक को यह सुनिश्चित करना है कि जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसको क्या खतरा है। उसके बाद दूसरा है R रिस्पॉन्स, यहाँ प्राथमिक चिकित्सक को ये देखना है कि क्या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति उसको प्रति उत्तर दे रहा है, जैसे उसने उससे कुछ बात की, उससे कुछ पूछा और वो उसका रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह उसको सुनिश्चित करना है। इसमें तीसरा है एयरवे। अब अगर वो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो प्राथमिक चिकित्सक को जो है वो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का वायु मार्ग निरीक्षण करना है कि क्या उसका वायु का मार्ग जो है वो ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए वह उसकी श्वास की गति को चेक कर सकता है। इसके बाद चौथे नंबर पर देखना है ब्रीदिंग, श्वास की गति, श्वास की दर। यहाँ प्राथमिक चिकित्सक जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसके नाक के पास अपनी 2 उंगलियां ले जा करके रख करके महसूस कर सकता है कि उसकी सांस जो है वो प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है। और उसी के साथ ही साथ सर्कुलेशन पल्स रेट के द्वारा भी देखा जा सकता है। सर्कुलेशन का अर्थ है कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वह कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, संपूर्ण शरीर में रक्त जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो DRABC के द्वारा अगर यहाँ आपको नकारात्मक उत्तर मिलते हैं, अगर व्यक्ति रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसका एयरवे कहीं ब्लॉकेज है, सर्कुलेशन नहीं चल रहा, सांस नहीं आ रही है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब उस विक्टिम के साथ में उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सीपीआर अप्लाई करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, देखिए डेंजर, पहले तो डेंजर सराउंडिंग जो है वो सेफ हो, पेशेंट जहां पर है वो सराउंडिंग सेफ हो, पहले तो ये चेक करना है। उसके बाद रिस्पॉन्स चेक करना है कि रिस्पॉन्स व्यक्ति दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो उसको कंफर्टेबल पोजीशन में ले आए, उसकी इंजरी चेक करें। लेकिन अगर नहीं दे रहा है तब तुरंत आपको इमरजेंसी नंबर पर पहले कॉल करना है ताकि प्राथमिक चिकित्सा जो आवश्यक चिकित्सीय सहायता है वो पहुंच सके। इसके बाद एयरवे चेक करना है, तो उसके लिए माउथ को चेक करना है कि क्या जो व्यक्ति है उसका श्वसन मार्ग जो है वो ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके मुंह को खोल करके और उसमें ये चेक करना है कि वायु मार्ग प्रॉपर है या नहीं। इसके बाद हमको सांस की दर चेक करनी है। सांस की दर चेक करने के लिए व्यक्ति अपनी 2 उंगलियों को पेशेंट के नाक के पास रख करके उसको अनुभव कर सकता है या फील कर सकता है, उसकी सांस की दर को सुन सकता है। कानों के द्वारा भी, कान उसके नाक के पास ले जा करके भी सुन सकता है कि प्रॉपर है या नहीं। अगर व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है तब सीपीआर अप्लाई कर। अब सीपीआर अप्लाई करने में ये सीपीआर की साइकिल यहाँ दिखा रही है, जिसको हम आगे चर्चा करेंगे कि ये साइकिल क्या होती है। सीपीआर क्या है? गिव द पेशेंट 30 चेस्ट कंप्रेशन फॉलोड बाय 2 रेस्क्यू ब्रीथ, रिपीट until help arrive, until person breathes, until you are physically unable to continue। तब तक आपको सीपीआर देनी है जब तक या तो मदद न पहुंच जाए या व्यक्ति सांस लेना न शुरू कर दे, या कई बार ये भी होगा कि आप शारीरिक रूप से अनेबल हो जाए इसको कंटिन्यू करने में। लगातार आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है और आप शारीरिक रूप से अब सक्षम नहीं है सीपीआर देने में, तब तक लगातार इसको रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है? पेशेंट को 30 बार उसकी छाती पर संपीड़न देना है और 2 रेस्क्यू ब्रीथ जो कृत्रिम सांस देंगे। तो ये सीपीआर है। देखिए अब हम बात करते हैं कैसे देंगे सीपीआर।
सीपीआर क्रिया करने में सबसे पहले पीड़ित को किसी जगह पर, ठोस जगह पर लिटा दें, किसी प्लेन सरफेस पर लिटा दें और प्राथमिक चिकित्सा देने वाला व्यक्ति उसके पास घुटनों के बल बैठ जाए। तो पहला ये हो गई आपकी पहली कंडीशन। दूसरा फिर क्या करना है, उसकी नाक और गला चेक करके ये सुनिश्चित किया जाए कि सांस लेने में कोई रुकावट तो नहीं है। जीभ अगर पलट गई है तो उसे सही जगह पर उंगलियों के सहारे लाया जाता है। कई बार जब व्यक्ति बेहोशी की स्थिति में होता है तो उसकी जीभ पीछे की गले की साइड पर पीछे की तरफ पलट जाती है। तो यहाँ पहले तो जीभ को सही जगह पर लेकर, इसके बाद सीपीआर में मुख्य रूप से दो काम किए जाते हैं। पहला छाती को दबाना, दूसरा मुंह से सांस देना, जिसे माउथ टू माउथ रेसिप्रेशन कहते हैं। पहली प्रक्रिया में पीड़ित के सीने के बीचों बीच हथेली रखकर पंपिंग करते हुए दबाया जाता है। 1 से 2 बार ऐसा करने से धड़कनें फिर से शुरू हो जाएंगी। पंपिंग करते समय दूसरे हाथ को पहले हाथ के ऊपर रखकर उंगलियों से बांध लें और अपने हाथ और कोहनी को सीधा रखें। आगे देखिए, अगर पंपिंग करने से भी सांस नहीं आती है, धड़कनें शुरू नहीं होती है, तो पंपिंग के साथ मरीज को कृत्रिम सांस देने की कोशिश की जाती है। तो क्या करना है, ऐसा देखिए, ऐसा करने के लिए हथेली से छाती को 1 से 2 इंच तक दबाएं। ऐसा प्रति मिनट 100 बार करें। सीपीआर में दबाव और कृत्रिम सांस का एक खास अनुपात होता है, जिसमें 30 बार हमें छाती पर दबाव बनाना है, फिर 2 बार कृत्रिम सांस देनी है। तो एक साइकिल बनती है, एक चक्र बनता है, 30 बार छाती पर दबाव, फिर 2 बार कृत्रिम सांस, 30 बार छाती पर दबाव, 2 बार कृत्रिम सांस देनी है। तो यह एक पूरी साइकिल बनती है। छाती पर दबाव और कृत्रिम सांस देने का अनुपात 30:2 होना चाहिए। कृत्रिम सांस देते समय मरीज की नाक को 2 उंगलियों से दबाकर मुंह से सांस दी जाती है। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि नाक बंद होने पर ही मुंह से सांस दी जाएगी और सांस फेफड़ों तक पहुंचती है। तो इस बात को विशेष ध्यान देना है कि जब हम कृत्रिम सांस दे रहे हैं, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग के समय जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसकी नाक को अपनी उंगलियों से प्राथमिक चिकित्सक दबाकर बंद कर दे। इसके आगे देखिए, नेक्स्ट है, सांस देते समय ध्यान रखना है कि फर्स्ट एड देने वाला व्यक्ति लंबी सांस लेकर मरीज के मुंह में मुंह चिपकाकर और धीरे धीरे सांस छोड़े। ऐसा करने से मरीज के फेफड़ों में हवा भर जाएगी। इस प्रक्रिया में इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब कृत्रिम सांस दी जाती है तो मरीज की छाती ऊपर नीचे हो रही है या नहीं। यह प्रक्रिया तब तक चलने देनी है जब तक कि पीड़ित खुद से सांस लेने न लगे। जब मरीज खुद सांस लेने लगता है तब यह प्रक्रिया रोकनी चाहिए। तो मैंने तो 3 आपको पहले ही परिस्थितियां बताई हैं कि जब व्यक्ति स्वयं ब्रीदिंग करने लगे तब यह प्रक्रिया रोकें, या जब तक मेडिकल हेल्प ना उपलब्ध हो तब तक यह प्रक्रिया जारी रखें, या फिजिकली अनेबल आप हो जाते हैं तब इस प्रक्रिया को आपको मजबूरी में रोकना पड़ता है। अब आगे देखिए, सीपीआर अगर किसी बच्चे को देनी है तो इस विधि में थोड़ा सा बदलाव करना है। बच्चों की हड्डियों की शक्ति बहुत कम हो, इसीलिए दबाव का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर 1 साल के कम बच्चे हैं तो सीपीआर देना है तो सीपीआर देते समय 2 या 3 उंगली से ही छाती पर दबाव डालना है। और कृत्रिम सांस देने की जो साइकिल होगी वो बच्चों के केस में भी वही सेम रहती है, 30:2। आगे मैं इसी सीपीआर टेक्निक को पिक्चर के माध्यम से आपके सामने स्पष्ट करूंगी। देखिए, ये है, पहले आप जो एक प्राथमिक चिकित्सक है वो चेक करेगा कि सांस आ रही है या नहीं आ रही है। उस अपने कान को व्यक्ति की नाक के पास ले जा करके यह फील करेगा कि व्यक्ति सांस ले पा रहा है या नहीं। अगर नहीं ले पा रहा है तब उसने सीपीआर शुरू करना है। ये सीपीआर उसने शुरू कर दिया। 30 बार छाती पर संपीड़न, 30 चेस्ट कंप्रेशन, उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ, अगेन 30 चेस्ट कंप्रेशन, 2 रेस्क्यू ब्रीथ। कब तक? जब तक मेडिकल सहायता उपलब्ध ना हो जाए। ये चेस्ट कंप्रेशन पर, चेस्ट कंप्रेस करते समय जो आपके हैंड की पोजीशन होने वाली है, प्राथमिक चिकित्सक के हाथ की पोजीशन होने वाली है, वो यहाँ इस पिक्चर में दिखाई गई है। एक अडल्ट अगर है तो प्राथमिक चिकित्सक को अपने हाथ से इस तरह से पोजीशन बनानी है और छाती पर अपना हाथ रख करके 2 इंच तक दबाना है, फिर छोड़ देना है, फिर दबाना है, फिर छोड़ देना है। अगर कोई बच्चा है, बच्चे से तात्पर्य 1 से 7 साल के बच्चे से है, अगर कोई बच्चा है तो वहां 2 हथेलियों का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि एक ही हथेली का प्रयोग करते हुए इस तरीके से पोजीशन बनानी है
और 2 इंच तक दबाना है और छोड़ना है, 2 इंच तक दबाना है और यदि कोई नवजात शिशु है, नवजात शिशु से तात्पर्य या 1 साल तक के बच्चे से है, तो हमको अपनी हथेली या 2 या 1 हथेली का नहीं बल्कि केवल 2 उंगलियों का प्रयोग इस तरीके से करना और ये पोजीशन बनाते हुए जो है वो छाती को दबाना है और चेस्ट को कंप्रेस करना है। तो ये आपने देखा, ये सारा ये जो दिखा रहे हैं इस पिक्चर में, ये किस तरीके से सीपीआर अप्लाई करना है। 30 छाती पर कंप्रेशन और 2 रेस्क्यू ब्रीथ, ये साइकिल फॉर्म चलेगा। और किस तरीके से चेस्ट कंप्रेशन में किस तरीके से हाथ की पोजीशन होगी, एडल्ट अगर है, चाइल्ड है, इन्फेंट है, तो तीनों ही परिस्थिति में हाथों की पोजीशन अलग अलग होगी। ऐसा आपको करना है। देखिए, परफॉर्म 30 चेस्ट कंप्रेशन एट द रेट ऑफ 100 पर मिनट। तो 1 मिनट में 100 बार छाती पर संपीड़न होना चाहिए। लेटिंग द चेस्ट राइज बिटवीन ईच, और हर बार यह भी सुनिश्चित करना है कि जो छाती है वो ऊपर भी उठ रही हो ताकि उसमें हवा भरे, उसके फेफड़ों में हवा भरे। तो ये जो आपको मैंने आज एक्सप्लेन किया, ये आपके सामने था सीपीआर और प्राथमिक चिकित्सा, जो कि प्राथमिक चिकित्सक को अवश्य ही ये बात जाननी चाहिए कि सीपीआर कैसे अप्लाई करना है, सीपीआर कैसे देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप you all will get benefit through this video. Thank you so much.